हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ द बैंकर, बैंकर्स राइट, अटैचमेंट ऑर्डर, गार्निशी ऑर्डर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ द बैंकर। बैंकर्स की ड्यूटी क्या होती है? ऑनरिंग चेक इशूड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने जो चेक इशू कर दिया है उसकी पेमेंट करना। नेक्स्ट है कीपिंग द सिक्रेसी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर के अकाउंट की सिक्रेसी मेंटेन करना है। उस अकाउंट की स्टेटमेंट, अकाउंट जो भी अकाउंट के बारे में स्टेटमेंट होगी, कुछ भी है, वो किसी अदर पर्सन को नहीं बताना है, यहाँ तक कि अकाउंट के क्लोज होने के बाद भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कलेक्ट चेक एंड बिल्स। कस्टमर के बिहाफ से चेक्स की कलेक्शन करना, बिल्स की कलेक्शन करना, ये भी बैंकर की ड्यूटी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेंटेनिंग द सिक्रेसी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर्स के अकाउंट की सिक्रेसी मेंटेन करना। नेक्स्ट है हमारा बैंकर्स राइट्स। बैंकर की क्या क्या राइट्स हैं? फर्स्ट है हमारा राइट ऑफ लीन। यहाँ पे ये मेन 3 राइट्स हैं: राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे राइट ऑफ लीन के बारे में। राइट ऑफ लीन क्या होता है? लीन इज द राइट ऑफ द बैंक अंडर विच द बैंक कैन कीप द गुड्स और सिक्योरिटीज कैप्ट विद इट अंटिल द अमाउंट ड्यू इज फुली रिपेड। राइट ऑफ लीन क्या होता है? जब कस्टमर कोई लोन ले रहा है बैंक से, तो उसके अगेंस्ट वो कोई गुड्स या सिक्योरिटी बैंक के पास रख देता है, तो बैंक को राइट है कि वो उस गुड्स और सिक्योरिटी को तब तक अपने पास रखे जब तक कि वो जो ड्यू अमाउंट है वो वापस रिपेड नहीं हो जाती, कस्टमर उसको पे नहीं कर देता बैंक को, तब तक बैंक उस गुड्स या सिक्योरिटी को अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ लीन है जो वो होता है हमारा 2 टाइप्स का: स्पेशल लीन और जनरल लीन। स्पेशल लीन होता है स्पेशल लीन है, इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 170 है जो किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और जनरल लीन है वो कहाँ पे है? वह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 171। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल लीन के बारे में। स्पेशल लीन क्या होता है? देखो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे कि हमने टेलर को कोई कपड़ा सिलने के लिए दे दिया, तो टेलर उस कपड़े को तब तक रखेगा जब तक कि वो उसकी सिलाई का चार्ज नहीं ले लेता। ये होता है हमारा स्पेशल लीन। कोई लोन दिया है, उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखी है, तो सिर्फ उस लोन के अगेंस्ट ही वो सिक्योरिटी है, एक स्पेशल लोन के अगेंस्ट। ठीक है, ये होता है हमारा स्पेशल लीन। जनरल लीन। जनरल लीन क्या होता है हमारा? जनरल लीन होता है कि बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखी है, कोई गुड्स रखी है और कस्टमर ने लोन लिया हुआ है, ठीक है, जबकि वो सिक्योरिटी या गुड्स है उस लोन के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, अगर वो कस्टमर बैंक को उस लोन की रिपेमेंट नहीं करता तो क्या है, वो उस पर लीन लगा सकता है बैंक, जो बैंक के पास गुड्स या सिक्योरिटी रखी हुई है, वो होती है हमारी जनरल लीन। जो जनरल लीन होती है ये हमारा, इसको हम इम्प्लाइड प्लेज भी बोलते हैं। बैंक की जो लीन होती है अक्सर वो होती है जनरल लीन, और इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड प्लेज। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैंकर्स लीन क्या है? बैंकर्स लीन इज ए जनरल लीन, और इसको ये एक इम्प्लाइड प्लेज है। बैंक लीन कब लगा सकता है? इसके लिए हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है जब कस्टमर ने लोन के अगेंस्ट गुड्स और सिक्योरिटी बैंक को दे रखी है। मान लो कस्टमर ने कोई लोन लिया है, उसके अगेंस्ट कोई गुड्स और सिक्योरिटी बैंक को दे रखी है, तो अगर वो उसकी रिपेमेंट नहीं करता है कस्टमर, तो बैंक क्या कर सकता है? जो गुड्स और सिक्योरिटी है उस पर लीन लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गुड्स एंड सिक्योरिटी कस्टमर के नाम होनी चाहिए। जो गुड्स और सिक्योरिटी बैंक के पास रखी है ना, वो उसी कस्टमर के नाम होने चाहिए जिस कस्टमर ने लोन ले रखा है। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव लीन। नेगेटिव लीन क्या होता है? जब गुड्स और सिक्योरिटी का ओनरशिप कस्टमर के पास हो और कस्टमर कहे कि मैं इन सिक्योरिटीज और गुड्स पर कोई और चार्ज नहीं लगाऊंगा, और अगर इनको मैं बेचूंगा तो पहले मैं बैंक की परमिशन लूँगा, तो ये होता है हमारा नेगेटिव लीन। नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है? ये बैंक का राइट होता है। देखिए क्या है, जब कस्टमर के किसी बैंक के साथ 2 अकाउंट हों, लोन हो या
सेविंग बैंक अकाउंट, तब दोनों की अमाउंट को एडजस्ट करना, ये होता है राइट ऑफ सेट ऑफ। देखो मान लो बैंक के पास दो अकाउंट है किसी कस्टमर के, एक है हमारा लोन अकाउंट, एक है हमारा सेविंग अकाउंट। तो क्या है, जब कस्टमर उस लोन के अकाउंट की पेमेंट नहीं करता तो क्या है, बैंक उस सेविंग अकाउंट से अमाउंट निकाल कर उस लोन के अकाउंट में एडजस्ट कर सकता है। कंडीशन क्या है कि ये काम करने से, राइट ऑफ सेट ऑफ यूज करने से पहले उसको कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कि आपके अकाउंट में ये किया जा रहा है। ये होता है हमारा राइट ऑफ सेट ऑफ। नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, जब कस्टमर के बैंक के साथ एक से ज़्यादा लोन अकाउंट है और कस्टमर बैंक में पैसे जमा करने आए और वो उस वाउचर पे मेंशन न करे कि किस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो क्या है, बैंक के पास राइट है कि वो उस पैसे को लोन के किसी भी अकाउंट में जमा कर सकता है। लोन का जो अकाउंट उसका पहले खुला है उसमें वो किस्त जमा कर सकता है अपनी समझ से। नेक्स्ट हमारा गार्निशमेंट ऑर्डर। गार्निशमेंट ऑर्डर क्या होता है, इसकी ये डिफाइन है सेक्शन 60 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में। क्या है ये, जब एक देनदार लेनदार का पैसा नहीं देता तब लेनदार कोर्ट के से गार्निशी ऑर्डर ऑन द बैंक लेता है। देखो क्या है, जब एक क्रेडिटर को डेटर से पैसा लेना है और डेबिटर है जो वो पैसा देने से मना कर देता है, तो क्रेडिटर क्या करता है, कोर्ट के पास जाता है और बैंक के नाम एक गार्निशी ऑर्डर निकलवाता है। नेक्स्ट है हमारा गार्निशी ऑर्डर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो देखिए। फर्स्ट हमारा जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर कौन होता है, ये होता है देनदार जिसने पैसा देना हो। द डेटर ऑन वूम द ऑर्डर इज पास्ड, वो पर्सन जिस पे ऑर्डर पास होता है, जो देनदार है उसके लिए ऑर्डर पास होता है। जजमेंट क्रेडिटर जिसको पैसा मिलना है, जिसने दे रखा है और उसको वापस नहीं मिला, कोर्ट उसको वापस दिलाता है, वो होता है जजमेंट क्रेडिटर जो लेनदार है। जजमेंट क्रेडिटर वो होता है फॉर वूम द ऑर्डर इज पास्ड, जिसके लिए ये ऑर्डर पास हुआ है। इस जजमेंट क्रेडिटर को डिक्री होल्डर या फिर गार्निशर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा गार्निशी। गार्निशी किसे कहते हैं, बैंक को, उस बैंक को ऑन विच द ऑर्डर इज इशूड, जिसके लिए ये ऑर्डर इशू किया गया है। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर नीशी। ऑर्डर नीशी क्या होता है, द कोर्ट आस्क फॉर अकाउंट एंड अमाउंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक। एक लेटर आता है बैंक में, उसमें पूछा जाता है कि इस पर्सन के, सॉरी जो देनदार है उस पर्सन के अकाउंट में वो अकाउंट और अमाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है बैंक से, वो होता है ऑर्डर नीशी। ऑर्डर एब्सोल्यूट क्या होता है, द ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट इन विच द अमाउंट टू बी पेड इज आल्सो मेंशन। लेटर जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस पर्सन को इतनी पेमेंट का भी मेंशन किया जाता है कि इतनी पेमेंट इस पर्सन को पे करनी है, तो ये होता है हमारा ऑर्डर एब्सोल्यूट। देखो एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। मान लो ए और बी दो पर्सन हैं, ए ने बी को पैसा दिया था, बी ने ए को पैसा वापस देने से मना कर दिया, तो ए ने दिया, ए हो गया क्रेडिटर, और बी को मिला था, बी हो गया डेबिटर, क्योंकि ये देनदार है। जब ए को पैसा वापस नहीं मिला तो ये जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट से कहेगा कि बी का अकाउंट इस बैंक में है, मान लो एक्स बैंक में है और वो उस अकाउंट में पैसे हैं और बी मुझे पैसे वापस नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा, कोर्ट है जो एक्स को, बैंक है जो, इसको बोलेंगे गार्निशी, इसको एक लेटर भेजेगा कि बी का अकाउंट जो आपके पास है उसमें वो अकाउंट नंबर बताइए और उस अकाउंट में कितना पैसा है इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। उसके बाद जब इसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कोर्ट को, उसके बाद वो एक ऑर्डर एब्सोल्यूट निकालेगा जिसमें लिखा होगा कि बी के अकाउंट से ए के अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र किए जाएं, इसको बोलेंगे हम ऑर्डर एब्सोल्यूट।
अगर बैंक के पास गारंटी ऑर्डर आ जाए तो, और बैंक के पास राइट ऑफ सेट ऑफ लगाना है अगर बैंक ने, तो इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? तो बैंक राइट ऑफ सेट ऑफ को प्रेफरेंस देगा। पहले वो अपने पैसे की रिकवरी करेगा, उसके बाद वो गारंटी ऑर्डर को फॉलो करेगा। आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है कि बैंक के पास राइट ऑफ सेट ऑफ है और गारंटी ऑर्डर भी आया है, तो दोनों में से वो किसको प्रेफरेंस देगा? तो वो प्रेफरेंस देगा राइट ऑफ सेट ऑफ को। नेक्स्ट है हमारा जो गारंटी ऑर्डर है वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ऑल डिपॉजिट अकाउंट, देखो उस पर्सन के सभी डिपॉजिट अकाउंट पर एप्लीकेबल है। कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? उसके कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट में वो एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मान लो ए के नाम ऑर्डर आया है गारंटी ऑर्डर और ए के अकाउंट से ही पे ही वो लगेगा। ए का अकाउंट ही होना चाहिए, डिपॉजिट अकाउंट भी किसका होना चाहिए? ए का ही, न कि जॉइंट अकाउंट, जो नॉट इन जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट पर गारंटी ऑर्डर नहीं लगता। नेक्स्ट हमारा, अगर कस्टमर ने सीसी और ओडी के लिए कोई डिपॉजिट दिया बैंक को, तो उस डिपॉजिट पर भी ये गारंटी ऑर्डर एप्लीकेबल है। जो ड्यू अमाउंट है, कैश क्रेडिट और ओडी की जो अमाउंट ड्यू है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो कस्टमर ने डिपॉजिट दिया है ना ये सीसी में और ओडी में डिपॉजिट करने के लिए, तो उस अमाउंट पर एप्लीकेबल है। क्रेडिट में होना चाहिए सीसी और ओडी तब। नेक्स्ट है हमारा अटैचमेंट ऑर्डर। अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है? द अटैचमेंट ऑर्डर इज इशूड बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर अंडर सेक्शन 226 का सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये कहाँ पे डिफाइन है अटैचमेंट ऑर्डर? सेक्शन 226 सब सेक्शन 3 किसका? इनकम टैक्स एक्ट का। सच ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू ऑल डिपॉजिट्स विच आर डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये ऑर्डर है जो सभी डिपॉजिट जो बैंक के पास डिपॉजिट हैं उन सभी डिपॉजिट्स पर एप्लीकेबल है। इन द बैंक एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर और हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक इवन आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर और द ऑर्डर अप्लाइज टू जॉइंट अकाउंट पेड प्रोपोर्शनली कैन गो। देखो क्या ये अटैचमेंट ऑर्डर कब एप्लीकेबल होता है? देखो जो उस अकाउंट में पहले से डिपॉजिट है उस पर भी ये लागू होता है, और जो उस अटैचमेंट ऑर्डर के बाद भी जो अकाउंट में डिपॉजिट आएगा उस पर भी ये अटैचमेंट ऑर्डर लागू होगा। और जॉइंट अकाउंट पर भी अटैचमेंट ऑर्डर लागू होता है, सिर्फ किस बेस पर? पेड प्रोपोर्शनली, जो जितना उसका उसमें हिस्सा है उस बेस पर ये अटैचमेंट ऑर्डर जॉइंट अकाउंट में भी लागू होता है। एप्लीकेबल की ऑल डिपॉजिट अकाउंट, सभी डिपॉजिट अकाउंट पर भी ये अप्लाई होता है। सेम नेम क्या है कंडीशन? मान लो ए के नाम अगर अटैचमेंट ऑर्डर आया है तो ए का ही डिपॉजिट अकाउंट होना चाहिए। अगर जॉइंट अकाउंट है तो कैसे लागू होगा? ये प्रोपोर्शनली। ये अगर फ्यूचर में भी उस अकाउंट में कोई डिपॉजिट आएगा उस पर भी अटैचमेंट ऑर्डर लगेगा। अब हम देखेंगे गारंटी और अटैचमेंट ऑर्डर में डिफरेंस। देखो इशू, इसको कौन इशू करता है? गारंटी ऑर्डर को कौन इशू करता है? कॉम्पिटेंट कोर्ट, और अटैचमेंट को टैक्स अथॉरिटी एक्ट। ये कौन से एक्ट में डिफाइन है गारंटी ऑर्डर? सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 60 और अटैचमेंट सेक्शन 226 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट है डिपॉजिटर कोल्ड। इसमें डिपॉजिटर है उसको क्या कहा जाएगा? जजमेंट डेटर, और इसमें असेसी। डिपॉजिटर कोल्ड मतलब जिसका अकाउंट बैंक के साथ है। डिपॉजिटर कोल्ड, डिपॉजिटर को क्या कहा जाएगा? जजमेंट डेटर। गारंटी ऑर्डर में गारंटी ऑर्डर उसी पर तो लगेगा ना, बैंक में जो डिपॉजिटर है जो उस दूसरे पर्सन को पेमेंट नहीं दे रहा है तो उसके अकाउंट पर जजमेंट
गार्निशी ऑर्डर लग जाएगा। डिपॉजिटर के अकाउंट पर गार्निशी ऑर्डर लगता है। डिपॉजिटर को बोलेंगे हम जजमेंट डेटर। और अटैचमेंट ऑर्डर में क्या बोलेंगे? डिपॉजिटर को असेसी। नेक्स्ट है बैंक होल्ड। बैंक को क्या कहा जाता है? इसमें बैंक को कहा जाएगा गार्निशी ऑर्डर में जजमेंट डेटर्स डेटर। जजमेंट डेटर है जो उसका डेप्टर जजमेंट डेप्टर का डेप्टर। अटैचमेंट में क्या कहा जाएगा? असेसीज डेप्टर। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर की कितनी स्टेज होती हैं गार्निशी ऑर्डर में? 2 स्टेज होती हैं। फर्स्ट होती है ऑर्डर निशी और सेकंड होती है ऑर्डर एब्सोल्यूट। ऑर्डर निशी में सिर्फ बैंक से उस अकाउंट की और अमाउंट की, उस अकाउंट में जितनी अमाउंट है उसके बारे में पूछा जाता है। और ऑर्डर एब्सोल्यूट में लिखा जाता है किस अकाउंट से इतनी अमाउंट इस कस्टमर को पे कर दी जाए। और अटैचमेंट ऑर्डर में क्या है? सीधा पेमेंट ऑर्डर होता है। रिकवरी कहाँ से होती है गार्निशी ऑर्डर में? पर्सनल ड्यूज ऑफ क्रेडिटर। और अटैचमेंट ऑर्डर में ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्रेडिटर की पर्सनल ड्यूज, गार्निशी ऑर्डर में क्रेडिटर की पर्सनल ड्यूज की रिकवरी होती है। और अटैचमेंट ऑर्डर किसके लिए होता है? गवर्नमेंट के ड्यूज की रिकवरी के लिए। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट मेंशन। जो गार्निशी ऑर्डर होता है उसमें कितनी अमाउंट क्रेडिटर को पेमेंट करनी है ये मेंशन भी हो सकती है, ये लिखी भी हो सकती है और नहीं भी लिखी जा सकती। लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर है जो उसमें मेंशन होता है कि इतनी अमाउंट इस अकाउंट से डेबिट होनी है। नेक्स्ट है एप्लीकेबल अमाउंट। कौन कौन सी अमाउंट एप्लीकेबल होती है? ऑल अमाउंट एट टाइम ऑफ रिसीट। उस टाइम उस अकाउंट में जितनी भी अमाउंट है वो सब एप्लीकेबल होती है गार्निशी ऑर्डर में। और अटैचमेंट ऑर्डर में उस टाइम में भी मान लो बैंक को कहा है कि इसके अकाउंट से 50,000 डेबिट करना है, उस टाइम उस अकाउंट में कितने 20,000 हैं, तो 30,000 की और रिकवरी होनी है, वो फ्यूचर में होगी। जब भी उसके अकाउंट में पैसा आता जाएगा वो कटता जाएगा। ये फ्यूचर वाली डिपॉजिट पे भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल अकाउंट मतलब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट एप्लीकेबल होते हैं? ऑल डिपॉजिट अकाउंट इंक्लूडिंग एफडी। लेकिन जो देनदारी लोन अकाउंट है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अटैचमेंट ऑर्डर में भी ऐसे ही डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट ये सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो लोन के अकाउंट हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट, सिंगल और जॉइंट। जो गार्निशी ऑर्डर है ओनली सिंगल नेम पर एप्लीकेबल है, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर है जो सिंगल पर भी एप्लीकेबल है और जॉइंट पे। जॉइंट अकाउंट में उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होता है। तो ये था हमारा गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर में डिफरेंस। इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।